हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूजीसी नेट की पीवाईक्यूज की सीरीज। ओके। इसमें हम जो भी अपने पीवाईक्यूज हैं स्टार्ट करेंगे हम करंट से 2025 का दिसंबर से स्टार्ट करेंगे और ऐसे हम पीछे की ओर जाते रहेंगे। ओके। मैं ट्राई करूंगा आपको अच्छे से एक एक ऑप्शन को कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ समझाऊं, बिकॉज क्वेश्चन पढ़ के आंसर तो कोई भी बता सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी इंपॉर्टेंट है। और सेम क्वेश्चन अगेन रिपीट होना, इट्स लाइक बहुत कम चांस है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है इस चीज की। तो हम ट्राई करेंगे ऑप्शंस को डिस्कस करें और उनसे जो हमारा नेक्स्ट जून में आपका जो एग्जाम है उसको अटेम्प्ट कैसे करें, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करें और उन ऑप्शंस को कैसे न्यू कॉन्सेप्ट से रिलेट करें। तो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। ओके। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। मैं आज 20 क्वेश्चन ही लेने वाला हूँ, 20 करके हम ऐसे डेली या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो मिल जाएगी और आप आराम से उसको देख सकते हैं। ओके। सो क्वेश्चन नंबर वन है आपका 51, या आपका पेपर टू जो होता है वो 51 से स्टार्ट होता है। विच इज ओनली साइट यू कैन यूज टू एक्सेस बॉडी कंपोजिशन इन ऑफर्ड हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। HRPF की फुल फॉर्म है हेल्थ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। ये छोटी छोटी चीजें ना आपको याद रखनी है, ठीक है। 1984 यहाँ से ही एक क्वेश्चन आपको मिल गया है जो आपके नेक्स्ट एग्जाम में काम आ सकता है, ठीक है। 1984। तो इसमें जो बॉडी कंपोजिशन यूज लिया जाता है, बॉडी साइट जो आपका फैट वगैरह मेजर करने के लिए, तो वो आफर्ड के अकॉर्डिंग आफर्ड क्या यूज लेता है? आफर्ड यूज लेता है आपका ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड। क्या यूज लेता है आपका? ट्राइसेप्स स्किन फोल्ड। ध्यान रखना, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको फैक्ट बेस है, जहां पे आपको लिखा हुआ है वो आपको पढ़ना है और आपको याद रखना है। तो अब आप ध्यान रखना, आफर्ड से क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप आफर्ड को थोड़ा डिटेल में पढ़ो। ओके। आफर्ड की जो चेंजेस हो रहे हैं न्यू, उनको भी आप डिटेल में पढ़ो। ओके। जो चेंजेस हो चुके हैं वो कब कब हुए, ईयर्स एक बार आप देख लेना। ओके। और बॉडी कंपोजिशन से रिलेटेड या फिर जैसे अभी फैट जो आपका साइट जो मेजर करते हैं उससे रिलेटेड ऐसी जो छोटे छोटे चीज के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, तो आप डिटेल में जाके आफर्ड को विजिट कर सकते हैं, वहां पे पढ़ सकते हैं। बाकी मैं टेस्ट एंड मेजरमेंट में आफर्ड को डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। अगर मेरे पास टाइम रहा तो हम एक एक टेस्ट को भी डिटेल में देख लेंगे। बाकी मैं ट्राई करूंगा हर सिलेबस को कंप्लीट कराने का। अभी मैं बायोमैकेनिक्स करा रहा हूँ, बायोमैकेनिक्स की आप वीडियो जाके देख सकते हैं। ओके। बायोमैकेनिक्स आपको मिल जाएगा, बायोमैकेनिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वो जाके विजिट कर लेना। वहाँ पे बायोमैकेनिक्स की मैं एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे मेरे को बोलते हैं सर इतना डिटेल में क्यों? बच्चों देखो, अगर आपको यूजीसी नेट में 190 या फिर 200, जो अभी की कट ऑफ है 208, उसको क्लियर करना है जेआरएफ के लिए, तो आपको चीजें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी और कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर रखने पड़ेंगे। ओके। कॉन्सेप्ट की ही, नेट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट जिसके जितने अच्छे क्लियर है वो नेट क्लियर कर लेगा। टीजीटी पीजीटी इज ऑल आर फैक्चुअल, फैक्ट बेस्ड। डिजीज का, वायरस का नाम पूछेगा, एजेंट का नाम पूछेगा, आपको मेजरमेंट पूछेगा, ऑल आर फैक्ट बेस्ड। बट यूजीसी नेट में आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखनी पड़ेगी, इसके लिए आपको डिटेल में चीजों को डिस्कस करना पड़ेगा। ओके। और मैं आपको, जो आप बायोमैकेनिक्स की वीडियो देख सकते हैं, मैं आप एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूँ और वही पॉइंट बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डिटेल में भी हमें ये चीजें देखनी होती है कि क्या हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। बाकी आपके कुछ और सजेशन है आप मेरे को दीजिए, आप यूट्यूब कमेंट में बताइए, आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे लिंक में डाल देता हूँ, आप वो उस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं रिप्लाई देता हूँ। टेलीग्राम पे आप जुड़ो, टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ, जो भी टॉपिक में पढ़ाता हूँ उसके क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ और वो बहुत रिलायबल क्वेश्चंस होते हैं। ओके। वो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है उसके जैसे या फिर रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 52। हु हैव ए गोल डायरेक्टेड ओरिएंटेशन टुवर्ड्स लाइफ। गोल डायरेक्टेड ओरिएंटेशन, अब जिसने थोड़ा सा चीजों को डीप में पढ़ा है ना, वही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। आपने अराउजल की थ्योरीज पढ़ी हैं, आपने पढ़ी है ड्राइव थ्योरी, आपने पढ़ी है इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, आपने कैरन एप्टर की रिवर्सल थ्योरी पढ़ी है। अगर किसी ने रिवर्सल थ्योरी पढ़ी होगी कैरन एप्टर की, ठीक है, तो वो इसका आंसर दे सकता है। नहीं तो ये आंसर आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक एक चीज को डिटेल में पढ़ो। कोई नहीं पढ़ाता आपको इतना डिटेल में रिवर्सल थ्योरी, जो इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस है, आपको बेसिक बता देगा कि उसमें अराउजल बढ़ेगा, एक ऑप्टिमम लेवल पर जाएगा एंड देन अगर उससे ज्यादा होता है तो वो परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी, ये बता के आपको छोड़ देते हैं। बाकी यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा वो आप वैसे भी कर दोगे। जो क्वेश्चन आता है
वो कौन पढ़ा रहा है वो बताओ। आप अब ये चीजें दो तरह से कर सकते हो। एक तो ऐसा टीचर ढूंढो जो आपको पढ़ा दे, दूसरा आप बुक्स प्रिफर करो। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ बुक्स से पढ़ो, बुक्स बहुत जरूरी है। बुक्स एक रेफरेंस के लिए भी बहुत जरूरी है, आप रेफरेंस दे सकते हो उस चीज का कि मैंने यहाँ से पढ़ा है। और आप किसी और को भी बताओगे तो आपके पास एक रिलायबल रेफरेंस होगा कि मैंने ये चीज़ यहाँ से पढ़ी है और मेरे पास नॉलेज है इस चीज़ की। तो बुक्स आप रेफर करो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए, और वो भी आप नहीं करते तो आप किसी अच्छे टीचर के पास जाओ, वो आपको पढ़ा देगा अगर उसको नॉलेज है इन सब चीज़ों की तो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका सही, टैलिक डोमिनेंट इंडिविजुअल। क्या टैलिक, देखो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। रिवर्सल थ्योरी में दो चीजें बताई गई हैं, एक आपका है टैलिक और एक है पैराटैलिक। दो चीजें बताई गई इसमें। जो इंडिविजुअल रहता है वो गोल ओरिएंटेड रहता है, गोल डायरेक्टेड रहता है, और इसमें वो एंजॉय के लिए, फन के लिए वो चीजें कर रहा होता है। ठीक है, फन के लिए। तो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी हैं, एक टैलिक जो हमारे एग्जाम में आ चुका है, दूसरा है पैराटैलिक। अब कोई बोलेगा सर ठीक है ये तो आ चुके हैं, अब इनको हम क्यों डिस्कस करें। बच्चों देखो, आ चुका है वो तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर ऑप्शन में दे दिया और आपको ये नहीं पता, आपने बस थोड़ा थोड़ा आपको पता है, डिटेल में चीजें नहीं पता, ओके, टैलिक का आप पढ़ के गए हो, पैराटैलिक का आपको नहीं पता, तो आप एलिमिनेट कैसे करोगे ऑप्शन को। और मैंने स्टार्टिंग में बताया एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन इन यूजीसी नेट। ओके, सो करेक्ट आंसर था टैलिक डोमिनेंट ग्रुप। आप रिवर्सल थ्योरी कैरन एप्टर की पढ़ सकते हैं, जब मैं अराउजल पढ़ाऊंगा साइकोलॉजी में तो हम ये भी चीज डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन ब्लो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एक असर्शन का है दूसरा रीजन का है। ओके, ध्यान से देखना इसको। असर्शन रीजन में हम थोड़े गलती कर देते हैं, और गलतियां हमारी होती हैं ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू में ज्यादातर। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स। ओके, सही है। ठीक है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट, अगर मैं आपसे पूछता हूँ मैनेजमेंट क्या है, तो आप बोलोगे आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल्स। ठीक है, जो भी आप, अगर आप मैनेजर हो तो आप कैसे काम करवा रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आप बोलोगे स्पोर्ट्स, आप बोलोगे मैनेजमेंट। ठीक है, और स्पोर्ट्स के साइंस में आप उसको रिलेट करते हो। ये इसके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सब इसके फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शंस आप सीक्वेंस में याद करके जाइएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन होता है और आ जाता है। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट होता है प्लानिंग से, देन सेकेंड होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग, देन थर्ड स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग, ठीक है, देन कंट्रोलिंग। तो आप इनको ऐसे याद करके जाओ। नेक्स्ट रीजन बोलता है इसका, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट ओनली अलाइट लेवल एथलीट्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स इवेंट। ओके, तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको ये समझ में आ गया सेशन सही है, रीजन गलत है। ओनली अलाइट एथलीट थोड़ी ना पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स इवेंट में, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो ये क्वेश्चन आया ना, ये आया है करंट अफेयर्स से, इसलिए मैं बोलता हूँ कि करंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा आप देखते रहो, बेसिक। ठीक है, जैसे अभी ट्राइबल गेम्स हुए, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स हुए, किस किस को पता है इसका मॉस्कोट क्या है, किस किस को पता है इसका वेन्यू क्या है, ठीक है, किस किस को पता है इसका इसमें टॉप किसने किया है? यही क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये न्यू इवेंट है। ठीक है, और किसने इसका इनोग्रेशन किया, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने चाहिए जो नया कुछ चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को थोड़ा देख लेना एक बार। आईओसी से रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स हैं, यहाँ पे क्लाइमेट अवार्ड आ गया है। ठीक है, आईओसी से रिलेटेड जितने भी अवार्ड है उनको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और मैं एक डेडिकेटेड सेशन आपके अकॉर्डिंग लेके आऊंगा, अगर मेरे को रेस्पॉन्स मिलेगा, अगर मेरे को डिमांड लगेगी तभी मैं ये सब चीजें पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाने वाला। ओके, तो आप मेरे को बता सकते हैं, अगर नीड है तो मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, एक क्लास लेके आ जाऊंगा डेडिकेटेड, जो अवार्ड्स हैं आईओसी से रिलेटेड, या फिर जितने भी हमारे जो एलाइट अवार्ड्स हैं उनसे रिलेटेड, स्पोर्ट्स में ओनली। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो यूजीसी ने दिया है वो दिया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और ये सही आंसर है। आप गूगल भी कर सकते हैं या आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। बेसिकली करंट अफेयर से तो यहाँ पे ज्यादा ऐसा कोई ऐसा समझाने जैसा कुछ है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। अ लीनियर periodization मॉडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय। लीनियर periodization, लीनियर periodization ऐसा होता है। ठीक है, ये सपोज करो ये एक ग्राफ बनाया है मैंने, ये लीनियर periodization है, एक मिनट में रफ करके, ये लीनियरली ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो रैंडमाइज ट्रेनिंग सेशन नहीं, रैंडमाइज ट्रेनिंग सेशन कभी भी आप ट्रेनिंग थोड़ी ना करा दोगे। कांस्टेंट ट्रेनिंग लोड, कांस्टेंट एक जैसा लोड की बात कर रहा है, एक ऐसे लोड रहेगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ऐसे लोड थोड़ी ना रहेगा उसमें लीनियर में। देन
ग्रेजुअली इंक्रीज इन इंटेंसिटी एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम, ओके। फ्रीक्वेंट चेंज इन लोड एंड इंटेंसिटी, नहीं, फ्रीक्वेंट चेंज नहीं करेंगे। लीनियर प्योराइजेशन की बात हो रही है, लीनियर प्योराइजेशन का दूसरा नाम बताओ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में। कमेंट में लीनियर प्योराइजेशन का दूसरा नाम आप मेरे को बताओगे, इंपॉर्टेंट है। सर्च करो, मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर करेक्ट होगा तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा यस, और नहीं होगा तो मैं आपको करेक्ट करूंगा। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ लीनियर प्योराइजेशन का दूसरा नाम क्या है, ओके। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये मैंने किसका चार्ट बनाया, इंटेंसिटी का, ओके। इंटेंसिटी जैसे जैसे आप, आपका जैसे ट्रेनिंग टाइम है, ये आप ट्रेनिंग टाइम जैसे जैसे आपका जाएगा, जैसे फोर्थ वीक है, लास्ट वीक है आपका, तो फर्स्ट वीक में इंटेंसिटी इतनी रहेगी, देन सेकंड वीक में इतनी रहेगी, देन थर्ड वीक में, देन फोर्थ वीक में। तो जैसे जैसे आप फोर्थ वीक साइड जा रहे हो और आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। सेम फॉर वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम एक दूसरा ग्राफ देख सकते हैं, जिसमें इसमें मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम का, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, फर्स्ट डे आपका वॉल्यूम ज्यादा है, देन सेकंड वीक आपका कम वॉल्यूम हो जाएगा, थर्ड वीक और कम, फोर्थ वीक और कम। तो लीनियर प्रोडक्शन के अंदर इंटेंसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होती है और वॉल्यूम कम होता जाता है। ध्यान रखना इस चीज को। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। गिवन ब्लो आर टू स्टेटमेंट, सेम असर्शन एंड रीजन। असर्शन बोल रहा है आपका, ऑल ऑफ एनर्जी यूज बाय ह्यूमन बॉडी इज अल्टीमेटली ड्राइव फ्रॉम केमिकल एनर्जी इन फूड दैट वी ईट, ठीक है, हाँ ठीक है, करेक्ट है। देन रीजन क्या बोला, दिस केमिकल एनर्जी में बी यूज इमीडिएटली और इट मे बी स्टोर फॉर लेटर यूज, ओके, ये भी ठीक है। बट हमें ये देखना है कि ये रिलेट कर रहा है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, एक और क्वेश्चन आया था अपना जो प्रीवियस क्वेश्चन था, कि हम गलती करते हैं यहाँ पे, हमें जो अगर सही लगता है गलत लगता है तो हम कर देते हैं, बाकी हम कंफ्यूज होते हैं कि रिलेट कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू होगा, ओके। अब क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ। ए एंड आर दोनों इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे अलग अलग चीजें बता रहे हैं, और जो आर है रीजन है, वो रिलेट नहीं कर रहा, क्योंकि रिलेट ये क्या बता रहा है, सिर्फ स्टोरेज बता रहा है। क्या बता रहा है, स्टोरेज बता रहा है, ये कहीं भी नहीं बता रहा कि कैसे यूज हो रहा है उस चीज को, ठीक है। तो इसलिए यूजीसी ने इसका सेकंड आंसर करेक्ट बताया, ठीक है, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। विच physiological response is most likely to occur during the early phase of rehabilitation following immobilization? Option number one, decrease muscle cross sectional area and increase connective tissue proliferation. Option number two, enhance mitochondrial density in muscle fiber. Three, increase synovial fluid viscosity. And option number fourth, hyperplasia of type 2B muscle fiber. बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। सोचो, देखो, रिहेबिलिटेशन की बात हो रही है, रिहैब कर रहे हो आप, ठीक है। तो रिहैब में बेसिकली जो आपका मसल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो डिक्रीज हो रहा होता है, एंड इंक्रीज कनेक्टिव टिश्यू प्रोलिफरेशन। मतलब ये आपका ये बोलना चाहता है कि जो अर्ली फेज है रिहैब का, जो सबसे स्टार्टिंग फेज होता है रिहैब का, जैसे आपको इंजरी हुई है उसके बाद, तो आपका मसल्स, आप रेस्ट पे हो, ठीक है, रेस्ट पे हो तो आपकी क्या हाइपरप्लेसिया होगा। बेसिक सी बात है, हाइपरप्लेसिया होगा इस चीज में, नहीं होगा ना। हाइपरप्लेसिया क्या होता है, सेल का नंबर में इंक्रीज होना, होगा ही नहीं, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड विस्कोसिटी, साइनोवियल फ्लूइड हमारा किसमें, आपका जो मूवेबल जॉइंट्स है उससे रिलेटेड है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। एनहांस माइट्रोकॉन्ड्रियल डेंसिटी इन मसल फाइबर, क्या आप रिहैब करते टाइम माइट्रोकॉन्ड्रियल डेंसिटी इंक्रीज होती है आपकी मसल फाइबर की, बिल्कुल नहीं होगी। ये तो आपका एंडोरेंस ट्रेनिंग से होगी, आपके हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग से होगी। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप आंसर दे सकते हो। बेस्ट मेथड है ऑप्शन एलिमिनेशन का, ध्यान रखो इस चीज को। तो ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। चूज द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर टाइप क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फटीग रेजिस्टेंस लो टू हाई। देखो, सबसे कम फटीग रेजिस्टेंस किस में होगा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा देख लो, सिंपल सा दिया हुआ है, टाइप वन रेड मसल फाइबर, ठीक है। ये ऑक्सीडेटिव भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी यहाँ पे अच्छी होती है। अब देखो, टाइप ए सबसे लास्ट में टाइप ए, तो ये हम एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर वन या थ्री में से कोई है। नाउ सबसे अच्छा, मतलब जो सबसे जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करता है और सबसे कम, जिसमें सबसे कम फटीग रेजिस्टेंस होता है, सबसे जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है आपका टाइप टू बी। कौन सा है आपका, टाइप टू बी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से। बट हम और जो ऑप्शन है उनको भी हम डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टाइप टू बी सबसे फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है,
और सबसे लो फटीग रेजिस्टेंस होता है, लो फटीग रेजिस्टेंस होता है किसमें, टाइप टू बी में। इसके बाद टाइप टू एक्स आता है आपका। टाइप टू एक्स ऐसे समझो, टाइप टू ए और टाइप टू एक्स बी के बीच में जो मीडिएटर का इंटरमीडिएटर का रोल रहता है वो टाइप टू एक्स। यहाँ ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शन तो होता है बट फटीक रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, और इसको ग्लाइकोलाइटिक पे भी बेस होता है, किस पे, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम पे। नेक्स्ट आपका टाइप टू ए, ये आपका फास्ट ट्विच ऑक्सीडेटिव होता है, ठीक है। ये मतलब थोड़ा सा आपको फटीक रेजिस्टेंस में हेल्प करता है, और ये थोड़ा सा डिले करता है फटीक रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो सबसे बेकार जिसमें फटीक रेजिस्टेंस रहता है सबसे कम रहता है वो टाइप टू बी में रहता है, बट कॉन्ट्रेक्शन सबसे फास्ट रहता है, देन टाइप टू एक्स, देन टाइप टू ए, और टाइप वन पर मसल फाइबर तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। मैनेजमेंट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्राइमरली इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग यस, रैंडमाइज डिसीजन टेकिंग बिल्कुल नहीं, इवेल्युएशन यस, डायरेक्टिंग होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए सी डी। इजी था, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका मीटोसिस से। किससे आया है? क्वेश्चन नंबर 60 है आपका मीटोसिस से। मीटोसिस क्या होता है? ये होता है आपका सेल डिवीजन। क्या होता है? सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है, उसको हम मीटोसिस बोलते हैं। बेसिकली आप इतना समझो, ठीक है। इसमें आइडेंटिकल डॉटर्स के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, ओके। सो सबसे पहले तो एक सीक्वेंस होता है। क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है जो यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग दिया हुआ है, बाकी हमें सीक्वेंस से यहाँ इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है। आगे आगे की टाइम नेक्स्ट जो आपका एग्जाम है फ्यूचर में आप इस चीज को ध्यान रखते हो तो मैं आपको सीक्वेंस भी बता देता हूँ। सबसे पहले होता है आपका फर्स्ट प्रोफेज, देन सेकंड होता है आपका मेटाफेज, देन थर्ड होता है आपका एनाफेज, एंड देन फोर्थ होता है आपका टेलोफेज। ध्यान रखना इसको। अब प्रोफेज में क्या होता है? आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपेयर होती है। क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होती है। तो ए का थर्ड किस किस में? तो ये दोनों हम एलिमिनेट कर देते हैं थर्ड या फोर्थ में, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है मेटाफेज। मेटाफेज में सेंट्रोमेयर्स डिवाइड होते हैं। क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। टेलोफेज, टेलोफेज में बेसिकली आपके रीफॉर्म होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स का रीफॉर्म होता है। और एनाफेज में आपके स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्रोमोसोम्स को पुल करते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, और ये मैंने सीक्वेंस भी बता दिया है, इस सीक्वेंस को भी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बताओ आप? ए में थर्ड, ओके, बी में फर्स्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर आर keen to find out if the drill they have practice have helped them improve their skill during a competitive game? गोल ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं होगा। गोल ओरिएंटेड तो खुद खुद एक गोल है जिसके टुवर्ड्स हम काम कर रहे हैं, मतलब गोल ओरिएंटेड हो गया वो चीज, तो ये तो है ही नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी नहीं होगा ये तो। जो टाइप्स ऑफ गोल आप बोल सकते हैं, जो जैसे प्रोसेस गोल होता है, परफॉर्मेंस गोल होता है, आउटकम गोल होता है, तो वो इस चीज की बात करते हैं लोग। नेक्स्ट आपका ईगो एंड टास्क, ये आपका कहाँ पे होता है पता है आपको? ये आप पढ़ोगे अचीवमेंट गोल थ्योरी। अब आप मेरे को कमेंट में बताओ, ये अचीवमेंट गोल थ्योरी किसने दी थी और कब दी थी, ठीक है। ऑथर और ईयर दोनों आप मेरे को कमेंट में बताओगे, इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। तो टास्क, इसका आंसर होगा टास्क। टास्क क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ सेल्फ वो अपने आप को देखता है कि आप उसने जो सीखा है ना, इंडिविजुअल ने, जो एथलीट ने जो सीखा है, क्या वो उसके कितना काम आ रहा है, ठीक है, गेम में कितना काम आ रहा है, और गेम में उससे कितनी स्किल्स को वो इम्प्रूव किया है, जो उसने प्रैक्टिस की है उससे गेम में उसकी स्किल्स कितनी इंप्रूव हुई है, ओके। तो उसने, ये किस में आएगा? टास्क ओरिएंटेड में। एंड ईगो ओरिएंटेड में वो कंपेयर करता है। क्या करता है? कंपेयर करता है। यहाँ पे वो अपनी स्किल्स को कितना इंप्रूव हुआ है, ठीक है, कितनी अच्छे से उसने स्किल परफॉर्म किया उसको देखता है, और ईगो में वो कंपैरिजन देखता है किसे? अदर्स से। अदर जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका कंपैरिजन देखता है अपने आप से। इजी था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग नेगेटिव ट्रांसफर मोस्ट कॉमनली अकर्स व्हेन, नेगेटिव ट्रांसफर की बात हो रही है। थ्री टाइप्स के ट्रांसफर होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। इजी है, आपको पता होगा, आप अगर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप बताओ मेरे को। स्किल्स इन्वॉल्व आइडेंटिकल मोटर पैटर्न, नहीं। एथलीट ट्रेन इन हाईली स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, नहीं। टू टास्क शेयर सिमिलर मूवमेंट बट रिक्वायर डिफरेंट रेस्पॉन्स, ओके। स्किल इन्वॉल्व्स कंप्लीटली डिफरेंट मूवमेंट पैटर्न, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब क्यों होगा वो मैं बताता हूँ, देखो। ऑप्शन नंबर 1 पढ़ो आप एक बार। स्किल इन्वॉल्व्स आइडेंटिकल मोटर पैटर्न, मतलब सेम सेम मोटर पैटर्न है, बाकी इसने ऑप्शन को क्लियरली भी डिफाइन नहीं किया है, तो हम इसको एक बार के लिए छोड़ देते हैं। एथलीट्स ट्रेन इन हाईली स्पेसिफिक एनवायरनमेंट और अच्छे एनवायरनमेंट में वो ट्रेन करेगा, तो वो कैसे नेगेटिव ट्रांसफर से रिलेट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर 4 देखो अब आप। स्किल इन्वॉल्व कंप्लीटली डिफरेंट मूवमेंट पैटर्न, डिफरेंट मूवमेंट पैटर्न है तो क्या होगा? जीरो ट्रांसफर होगा, रिलेट ही नहीं कर रही दोनों एक दूसरी चीज। अब आप आओ अपने ऑप्शन नंबर 3 पे। टू टास्क शेयर सिमिलर मूवमेंट्स बट रिक्वायर डिफरेंट रेस्पॉन्सेज। दो टास्क दिए हैं, टास्क ए और टास्क बी, दोनों टास्क के सेम मूवमेंट्स है, ठीक है। सेम मूवमेंट्स है, जंप यहाँ पे भी करना है, जंप यहाँ पे भी करना है, बट उसका जो आउटकम है वो डिफरेंट होने वाला है। आउटकम क्या होने वाला है? डिफरेंट। तो आपने अगर टाइप ए का जंप सीखा है और आप वो टाइप बी में करने वाले हो, तो आपका क्या होगा? वो नेगेटिव ट्रांसफर होगा, क्योंकि आपका जो आउटकम है वो मिलेगा ही नहीं आपको। क्या नहीं मिलेगा? आउटकम जो आप अचीव करना चाहते हो वो उससे होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका इसलिए ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है और इसलिए नेगेटिव ट्रांसफर में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, विच एक्सरसाइज इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर करेक्टिंग एक्सेसिव लंबर लोडोसिस। तो अब आप एक बार ऑप्शंस को देखो। ऑप्शन नंबर 1, स्ट्रेचिंग द ग्लूटियस मैक्सिमस, स्ट्रेचिंग की बात कर रहा है। स्ट्रेथनिंग द एरेक्टर स्पाइनी, स्ट्रेचिंग द क्वाड्रिसेप्स, या स्ट्रेंथनिंग द हैमस्ट्रिंग एंड एब्डोमिनल। तो लंबर लोडोसिस कहाँ पे होती है आपके? बेसिकली जैसे कि आप स्पाइन को देखते हो पूरा, ठीक है, सर्वाइकल, थोरासिक एंड लंबर। और लंबर के लिए, लंबर लोडोसिस की करेक्टिव एक्सरसाइज के लिए आपको स्ट्रेंथ क्या करना पड़ेगा? आपकी एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है, जो आप ऐसे आगे की साइड टिल्ट हो जाते हैं उसको वापस एक करेक्ट पोजीशन में लाने के लिए, ओके। एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेंथ करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम प्लानिंग दैट एंश्योर कॉन्टिन्यूटी एंड सीक्वेंस इन फिजिकल एजुकेशन लर्निंग एक्सपीरियंस। कॉन्टिन्यूटी एंड सीक्वेंस की बात कर रहा है, किसमें? कैरिकुलम प्लानिंग में। अगर आप कोई चीज सीखते हो तो लगातार और एक सीक्वेंस में रहने के लिए कौन सा प्रिंसिपल आप आपके लिए इंपॉर्टेंट है फिजिकल एजुकेशन में? तो आप बताओगे, बताओ। देखो, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को पार्ट्स में डिवाइड करना, ओके। रैंडमाइजेशन, एक एक चीज को अलग अलग तरीके से उठाना। स्टैमरिंग का मतलब होता है, ये तो एक स्पीच डिसऑर्डर है, इसका तो कोई रिलेशन ही नहीं है यहाँ पे, स्पीच डिसऑर्डर है, ओके। और आर्टिकुलेशन का मतलब होता है लिंक एक दूसरी चीज में। हम अभी हम जैसे बायोमैकेनिक्स में पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं आर्टिकुलेशन ऑफ बोन। क्या देखते हैं? बोन मतलब जॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे? जॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको मतलब ही पता होगा किसी एक वर्ड का तो आप इसका करेक्ट आंसर बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, डिजीज कोज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज होती है वो आपको बताना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसको आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। देखो, ई है रेबीज। रेबीज का वायरस का नाम आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। तो ई एक वायरस से होने वाली डिजीज है जो है रेबीज, तो इसको आप हटा दो। ई कौन कौन से में? फोर्थ ऑप्शन में ई है और फर्स्ट में ई है, बाकी आपके दो ऑप्शन बचे हैं। अब कोलेरा होता है आपका किससे? बैक्टीरिया से, ये आपको पता है किससे होता है कोलेरा? बैक्टीरिया से। तो इन दोनों में ए किस में है? ए आपका थर्ड में। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बाकी अभी हम एक एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर, ये भी बैक्टीरिया से होता है, ओके। एंड जो हिस्टोपाल्समोसिस है, ये आपका एक फंगल इन्फेक्शन है। क्या है? फंगल इन्फेक्शन है, ओके। एंड लीजियोनेलोसिस, ये आपका एक लंग रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। तो ये भी बैक्टीरिया से होता है और ये आपके न्यूमोनिया को इन्फ्लुएंस करता है, फिर निमोनिया होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप आपका लीजियोनेलोसिस है, देन सेकंड आपका निमोनिया होता है, ठीक है। इसका जैसे जैसे डिजीज आपकी बॉडी में
रहती है तो ये निमोनिया को कॉज करती है। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम? अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को आप दो और इसके सब पार्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो आपके विसरल ऑर्गन्स को सिग्नल्स देता है। क्या करता है? विसरल ऑर्गन्स को सिग्नल्स देता है, इतना हमें पता है। ठीक है, जिसमें आपका एक पैरासिम्पैथेटिक और एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक में आपका आ जाता है फाइट फियर फ्लाइट की सिचुएशन में आप जब भी रहते हो तो ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक जब आप रेस्ट की सिचुएशन में, जैसे आप खाना खा के आए हो तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड सप्लाई करेगा। ठीक है, सिग्नल्स देगा डाइजेस्टिव सिस्टम में को एक्टिव होने के लिए। कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सेम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब आप एक्टिविटी कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपकी हार्ट बीट वगैरह फास्ट हो जाती है, तो वो सिग्नल देता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। और ये हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे आपका, जब हम आपका फिजियोलॉजी में न्यूरॉन्स वगैरह पढ़ेंगे या फिर नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां पे हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अब आप देखो, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हमने बताया विसरल ऑर्गन्स, तो ये नॉन विसरल नर्वस सिस्टम तो होगा नहीं। ओके, हमने देखा है कि इंटरनल ऑर्गन्स को देता है, तो ये वॉलेंटरी भी नहीं होगा। ओके, सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हम वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम बोलते हैं, मतलब ये हमारे स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल में करता है, या फिर स्केलेटल मसल्स को सिग्नल देता है। कौन सा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या? वेजिटेटिव नर्व्स। अब आपको अगर वेजिटेटिव नर्व्स नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेशन के थ्रू ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, बेसिकली वेजिटेटिव वर्ड ऐसे भी समझ सकते, एक जैसे एक अच्छा वेजिटेशन हमारे एनवायरनमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आपकी हार्ट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके लंग्स, जहाँ पे आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिग्नल्स देता है। ओके, बेसिकली ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम है, तो आप इसको ऐसे याद रखना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगेन फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन ईयर ऑफ फर्स्ट एडिशन वर हेल्ड? ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा गेम हुए, तो आपको ये लगाना है। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, आप सर्च करो इसको। कॉमनवेल्थ के जितने भी एडिशन है वो आप आपके सर्च करो और आप नोट्स में लिखो। ओके, और इसका करेक्ट सीक्वेंस आप ढूंढो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, ये हमारा थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। ओके, इन रिसर्च आस्किंग एथलीट्स टू ट्रेन एट डेंजरस इंटेंसिटीज विदाउट प्रॉपर सेफ्टी मॉनिटरिंग वुड वॉयलेट विच एथिकल प्रिंसिपल? बताओ। इसमें बोला गया है कि आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हो, कोई एक्टिविटी करवा रहे हो और आप उनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते, तो ये कौन सा एथिकल प्रिंसिपल का आप वॉयलेशन कर रहे हो? ड्यूरिंग रिसर्च की बात हो रही है। ऑटोनॉमी नहीं होगा। बेनिफिशिएंसी, कोई बेनिफिट लेने से रिलेटेड आप कुछ बेनिफिट ले रहे हो उनसे, तो ये भी नहीं होगा। जस्टिस, सही गलत की बात करता है, क्या उनके साथ सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन बचा आपका थर्ड। ठीक है, नॉन, यह है आपका, एक मिनट, नॉन माल एफिशिएंस। तो इसका मतलब है कि आप उनको कुछ हार्म पहुंचा रहे हो। ठीक है, मेल एफिशिएंसी का मतलब है हार्म पहुंचाना। ठीक है, तो नॉन का मतलब डू नॉट हार्म, डू नॉट हार्म। ओके, तो ये जो प्रिंसिपल है आप पढ़ोगे, जब आप एथिकल प्रिंसिपल्स हम डिस्कस करेंगे रिसर्च के, ड्यूरिंग रिसर्च अब के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो जो प्रिंसिपल हैं, एथिकल प्रिंसिपल हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो हर मतलब जब जब यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ तो ये क्वेश्चन आएगा, चाहे वो पेपर 1 में आए तब या फिर पेपर 2 में आए। बताओ इसका आंसर बताओ आप। मैच द फॉलोइंग में सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल? दो वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। ये हम किस में यूज लेते हैं? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? जिसमें हम कोज एंड इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो कोज आप जो होता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं। क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट किसको करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिसका आप इफेक्ट देखते हो, जिस पर आप इफेक्ट देखते हो। ओके, जिसको हम मैनिपुलेट नहीं करते। इसका आप ध्यान रखना। जैसे आप 6 वीक 6 वीक सूर्य नमस्कार की ट्रेनिंग दे रहे हो। ओके, किस पे? क्या इंप्रूव करने, क्या चेक कर रहे हो आप उसमें? आप चेक कर रहे हो
डायबिटीज का, डायबिटीज, ठीक है, सूर्य नमस्कार का इफेक्ट देख रहे हो आप डायबिटीज में। तो आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया सूर्य नमस्कार, क्योंकि आप सूर्य नमस्कार को मैनिपुलेट कर सकते हो, आप कितना कराना है कितना नहीं कराना, और उसका इफेक्ट देखोगे आप डायबिटीज पे। डायबिटीज क्या होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, इस पे हम उसका इफेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? इफेक्ट किसका? सूर्य नमस्कार का। इजी था। ओके, तो इस ऑप्शन में देखो आप, बी में, तो बी का सही ऑप्शन है आपका फोर्थ, द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट। ओके, देन व्हाट इज कंट्रोल वेरिएबल? कंट्रोल वेरिएबल को हम स्टडी में इंक्लूड नहीं करते, इनको हम कंट्रोल करके रखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर वन, द फैक्टर दैट कुड पॉसिबली इन्फ्लुएंस द रिजल्ट दैट इज कीप्ड आउट ऑफ द स्टडी। ठीक है, इन्फ्लुएंस कर सकता है रिजल्ट को, जैसे कि हम कैसे करता है, आप कोई भी कंपेरेटिव स्टडी लेते हो, कंपेरेटिव स्टडी लेते हो, तो इसमें आप देखते हो कि आप फॉर एग्जांपल गर्ल्स एंड बॉयज में कंपेयर करते हो उनका आईक्यू का। ओके, गर्ल्स एंड बॉयज में कंपेयर करते हो आईक्यू का, तो उसमें आप दो ग्रुप लोगे, एक लोगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक लोगे आप कंट्रोल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आप कोई भी ट्रेनिंग दे दोगे, ठीक है, मेडिटेशन करा दिया आपने, ओके, सूर्य नमस्कार या फिर कोई भी चीज करा दिया आपने जिससे आप आईक्यू पे उसका इफेक्ट देख रहे हो। दूसरा आपने देखा कंट्रोल ग्रुप, जिनको आप कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहे, बट कंपेरिजन में उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके रिजल्ट्स पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करेगा कि आपकी ट्रेनिंग जो आपने दी है उसका कुछ इफेक्ट आया है नहीं आया, तो वो आप कंपेयर करोगे किससे? कंट्रोल ग्रुप से। ओके, तो इस तरह से ये आपके रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट ये आपकी स्टडी में स्टडी से बाहर रहते हैं, आप इनको ट्रेनिंग नहीं देते। ओके, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्शनियस वेरिएबल। एक्शनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर रहते हैं। ठीक है, क्या रहते हैं? आपके कंट्रोल से बाहर रहते हैं। अ फैक्टर दैट कुड अफेक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बट दैट इज नॉट इंक्लूड और कंट्रोल। ठीक है, तो इसका एक्शनियस वेरिएबल का ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। एंड मॉडरेटर वेरिएबल कौन से होते हैं? जैसे कि आपका एज हो गया, सेक्स हो गया, जिनको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो वो सब क्या होंगे? आपके मॉडरेटर वेरिएबल। ओके, इजी था। आप अब आपने अगर दो ऑप्शन भी फाइंड किए होंगे, बी और सी, तो उससे भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखो, बी, बी में हमने क्या लगाया था? बी में फोर्थ, तो दो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो, बी में फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड में। अब आपने देखा कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है, तो इसमें था आपका सी में फर्स्ट, सी में फर्स्ट किस में? फोर्थ में, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो गया। एंड ए में थर्ड, एंड मॉडरेटर जो हमारा था वो था आपका सेकंड, डी में सेकंड, तो ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और ये भी एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये याद करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा ये आउट ऑफ द बॉक्स था उस टाइम, अगर जिसने भी यूजीसी नेट दिसंबर 2025 दिया होगा उसको लगा होगा कि क्वेश्चन बाहर जो आपने पढ़ा नहीं होगा उससे बाहर से था। ठीक है, तो ऐसे एक दो क्वेश्चन आएंगे जो हमारे एरिया से बाहर होंगे या फिर हमने नहीं पढ़े, आउट ऑफ द बॉक्स आपको लगेंगे। ओके, तो इसमें सबसे सही ऑप्शन है वो है आपका एथलीट्स के लिए होगा 0.10। ओके, डी में फर्स्ट किस में? ऑप्शन नंबर फोर्थ। ओके, सो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो इसी पेपर के करने वाले हैं। आप मेरे को सजेशंस दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपको और किस तरह का एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि डिटेल में एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है और वीडियो लंबी हो जाती है, तो आप मेरे को बताना ऐसा ही चलना है या फिर थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।